जब सिद्धार्थ ने अपने आप को अंधेरे से घिरा हुआ पाया तो वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा, जैसे कि लग रहा हो कि कोई उसके गले के ऊपर पैर रखकर बैठा हो। आसपास से आ रही भयंकर दुर्गंध उसकी सांसों को और जकड़ रही थी। वो हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। अमन के जाने के बाद रिया सिर पकड़कर बैठ गई थी। उसके सामने बार बार सिद्धार्थ का मासूम चेहरा आ जा रहा था। उसे बार बार पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने सिद्धार्थ को पार्टी में इनवाइट क्यों किया था। ना वो उसे बुलाती और ना ही वो इन सब चक्करों में पड़कर अपनी जान गंवाता। तभी अमन पैसे लेकर वहां आ चुका था। उसने हाथ में पैसों से भरा बैग पकड़ रखा था। रिया को सिर पकड़कर बैठा देख अमन उसके पास गया और धीरे से आवाज देते हुए कहा, मैम। अमन की आवाज सुनकर रिया ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। मैम, पैसे आ गए हैं। अमन की आवाज सुनकर रिया तुरंत उठी और अमन के हाथ से बैग लेते हुए बोली, उसे फोन करके पूछो पैसे कहाँ देने हैं। अमन ने अपना फोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी लेकिन उसका फोन उठ नहीं रहा था। अमन ने दूसरी बार फिर मिलाया लेकिन घंटी ही गई और फोन नहीं उठा। जब उस सफाई कर्मी का फोन नहीं उठा तो किसी अनहोनी की आशंका से रिया और अमन समेत उस टैक्सी ड्राइवर का मन आतंकित हो उठा। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये आदमी उन लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहा था और फिर पकड़े जाने के डर से उसने अपना फोन उठाना बंद कर दिया हो। अमन ने फिर से उसका नंबर डायल किया तो अब की बार उसे फोन बंद होने की प्री रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी। फोन बंद होने की आवाज सुनकर उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। रिया धम्म से वहीं फर्श पर बैठ गई। पहले से उसके दिमाग में तमाम चीजें चल रही थी कि आखिर वो सिद्धार्थ के माता पिता को क्या जवाब देगी। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि जब वो अपने बेटे के मौत की जानकारी के बाद उसकी लाश मांगेंगे तब वो क्या जवाब देगी, कैसे करेगी उन दोनों का सामना। आखिर वो कैसे बताएगी कि जिस सिद्धार्थ की वजह से उसके दादाजी को नई जिंदगी मिली थी, उसकी जान जाने के बाद वो उसकी लाश तक नहीं संभाल पाई। ये सब सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। रिया को इस तरह रोता देख उसे हमेशा से मजबूत लड़की समझने वाले अमन की आंखों से भी आंसू बह निकले। सिर्फ अमन ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें रिया के इस तरह रोने से नम हो गई थी और सभी उस सफाई कर्मी को लानतें दे रहे थे कि कुछ पैसे के लिए उसने लाश का सौदा कर डाला था और फिर उसे पूरा करने से भी पीछे हट गया था। आधी रात से ज्यादा का समय पार हो चुका था। तूफान और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही सारे साल भर की बारिश हो जाएगी। आसमान में कड़कती बिजली माहौल को और भयानक एवं डरावना बना रही थी। महेश और निर्मला अपने बिस्तर पर बैठे सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी निर्मला को याद आया, इसी सब के चक्कर में उसने गुल्लू को खाना नहीं दिया है। वो बेचारा भूख से और सिद्धार्थ को याद करके तड़प रहा होगा। वो उठकर सिद्धार्थ के कमरे की ओर बढ़ी लेकिन गुल्लू वहां उसे नहीं दिखा। उसने कमरे के चारों ओर देखना शुरू किया लेकिन गुल्लू का कोई अता पता नहीं था। जब निर्मला को गुल्लू कहीं नहीं दिखा तो उसने घबराकर महेश को आवाज लगाई, सुनते हो? निर्मला की चीख सुनकर महेश जल्दी से उठकर सिद्धार्थ के कमरे की ओर भागा और वहां जाकर देखा तो निर्मला सिर पर हाथ रखे सिद्धार्थ के बिस्तर पर बैठी हुई थी। महेश ने निर्मला से चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, जिसे देखते ही महेश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर कर सामने आ गए थे। सिद्धार्थ के कमरे में लगी खिड़की की जाली टूटी हुई थी और गुल्लू का कहीं कोई अता पता नहीं था। महेश ने तुरंत टॉर्च ली और तूफान और बारिश की परवाह ना करते हुए अपने घर के आसपास ढूंढना और आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन गुल्लू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इधर महेश उसे भीगते हुए ढूंढ रहे थे और उधर गुल्लू अपनी पूरी रफ्तार से शहर की ओर दौड़ता जा रहा था। लेकिन ना तो उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी और ना ही उसकी आंखें डबडबाई लग रही थी। उसका चेहरा किसी क्रोधित व्यक्ति की तरह भयानक हो रहा था और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं, जो कि साफ साफ बता रही थी कि किसी की बहुत बुरी शामत आने वाली है। सिद्धार्थ की बॉडी को चुराने वाले सफाई कर्मी का फोन बंद आने के बाद अब रिया पागलों की तरह इधर उधर चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो ना तो सिंडिकेट के डर से पुलिस के पास जा सकती थी और ना ही अपने दादा जगत प्रसाद माथुर को कुछ बता सकती थी। उनका बार बार फोन आ रहा था लेकिन रिया उन्हें बार बार बहाने बनाकर टाल रही थी। उसको इस तरह से परेशानी से चलता देख टैक्सी चालक उसके पास गया और बोला, मैडम, आप अगर सुनना चाहें तो मेरे पास एक उपाय है।
जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ की बॉडी कहाँ है। टैक्सी वाले की बात सुनकर रिया ने तुरंत उससे उपाय बताने को कहा और अमन को अपनी ओर आने का इशारा कर दिया। उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उधर जब युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु के सामने साफ कर दिया कि इंद्रनगर का सिंहासन किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो उन्हें राज्य को बचाने का कोई आखिरी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो समझ गए थे कि राजा चंद्रमौली द्वारा भरे गए जनता के अंदर का मिट्टी प्रेम कभी भी युवराज रुद्रदेव को किसी और के सामने पर झुकने को नहीं कहेगा। अंततः उन्होंने राजकुंड को तैयार करने का आदेश दे दिया था। वो अपनी गद्दी पर बैठे हुए अपने आश्रम की दीवार पर लगी राजमहल की तस्वीर को लगातार देखे जा रहे थे, जिसमें उन्हें इंद्रनगर का भविष्य साफ साफ नजर आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने अमन और रिया को एक कोने में ले जाकर कहा, मैडम, मेरा एक दोस्त पुलिस में है और अगर आप चाहें तो उस नंबर की लास्ट लोकेशन निकलवा सकती हैं, लेकिन उसका मुंह चुप कराने के लिए थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। उसके इस तरह से बात करने की वजह से अमन को लगा शायद पैसे देकर इसके मन में लालच आ गया है, इसलिए ये लोकेशन निकलवाने का बहाना बनाकर पैसे खाना चाहता है। और जब तक वो कुछ कहता, रिया ने उसके हाथों में टंगे बैग को लेकर ड्राइवर के हाथों में पकड़ा दिया और बोली, आपका जितना मन करे उतने पैसे उसे देने के लिए ले लीजिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर मुझे वो आदमी चाहिए। टैक्सी वाले ने अपना फोन निकाला और वो अपने पुलिस वाले दोस्त का नंबर डायल करने जा ही रहा था कि इतने में अमन का फोन बजा और वो थोड़ा ठिठक गया। अमन ने फोन देखा तो वो नंबर किसी अपरिचित का था। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है, ऐसा सोचकर उसने फोन उठाया तो सामने से आई जानी पहचानी आवाज ने उसके चेहरे पर फैले तनाव के भाव को कम कर दिया था। उसने इशारे से रिया को बुलाया और धीरे से उसके कान के पास बोला, ये वही है। रिया ने अमन के हाथों से फोन ले लिया और गुस्से के साथ बोली, कहाँ मर गए थे तुम और फोन तुम्हारा क्यों बंद आ रहा है? बड़ी जल्दी पैसे इकट्ठा कर लिए। तुम अमीर लोगों में यही तो बात है कि 50 लाख बहुत छोटी सी रकम होती है तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे लिए वो रकम बहुत बड़ी होती है। उसको ठिकाने लगाने का जुगाड़ भी चाहिए होगा ना। बॉडी चुराने वाले शख्स ने रिया को जवाब देते हुए कहा, ये फिजूल की बातें छोड़कर बताओगे कि कहाँ आना है? रिया ने पूरी रौ के साथ उससे पूछा तो उसने एक जगह का नाम बताया जो कि वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, और साथ ही उसने ये भी कहा, कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए और फोन बंद आए तो परेशान मत होना और ना ही पैसा रखना भूलना। रिया समझ गई थी कि लोकेशन ट्रेस होने से बचने के लिए बार बार नंबर बदल कर फोन कर रहा था, और उसे ये भी यकीन हो गया था कि इतने प्लान कोई एक आदमी अकेले नहीं बना सकता। कोई तो उसकी मदद कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर से मदद कर रहा हो या उसके साथ हो। अमन और टैक्सी ड्राइवर पैसे लेकर उस जगह की ओर निकल गए जहां उस सफाई कर्मी ने उन्हें आने को कहा था। वो स्थान उस हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर मौजूद एक छोटे से जंगल के बीच था, जहां उसके आसपास कुछ नई इमारतों का निर्माण हो रहा था। रात का समय होने की वजह से वहां एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। आसमान साफ होने की वजह से चांद अपने पूरे शबाब पर था। उसकी फैली हुई हल्की मध्यम रोशनी उस सन्नाटे को थोड़ा डरावना बना रही थी। थोड़ी ही देर में अमन की टैक्सी वहीं आकर रुकी और उसमें से उतरकर अमन ने उसका नंबर डायल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। अमन की खींच बढ़ती जा रही थी और गुस्से में उसका चेहरा लाल होता जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ दांत पीस कर रह गया। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उसका फोन बजा और अपरिचित नंबर देखकर अमन ने तुरंत फोन उठाया तो सामने वही सिद्धार्थ की बॉडी चुराने वाला सफाई कर्मी था। अमन ने तुरंत फोन उठाया और बोला, कहाँ आना है? पैसे देने की जल्दी मैडम से तो ज्यादा आपको है। कहते हुए वो हंसने लगा, मेरे पास फिजूल की बात करने का समय नहीं है, जल्दी से बताओ कहाँ आना है। पैसे लो और बताओ कि सिद्धार्थ की बॉडी कहाँ है। अमन गुस्सा करते हुए बोला, ठीक है, नाराज मत होइए सर आप। कहते हुए उसने पैसे रखने की लोकेशन बताई और अमन को उस जगह जाने को कहा। अमन उसके बताई हुई जगह पर पैसे रखकर वापस लौट पड़ा। जहां अमन ने पैसे छोड़े थे वहीं से थोड़ी दूर पर बन रही एक बिल्डिंग से वो सफाई कर्मी उन्हें देख रहा था और लगातार उसके संपर्क में था। पैसे रखने के बाद अमन टैक्सी के पास वापस आ गया और बोला, बॉडी कहाँ है? मैं बॉडी जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। कहते हुए उसने फिर से हंसना शुरू कर दिया था।
जैसे जैसे वो हंसता जा रहा था, वैसे वैसे अमन की खींच बढ़ती जा रही थी और वो गुस्से के साथ बोला, पैसे वापस उठा लूं जाकर? वो मेरा कोई सगा नहीं था और ना ही मुझे जवाब देना है। अगर बता रहे हो तो बताओ, वरना मैं पैसे लेकर वापस जा रहा हूँ। अमन के इस तरह बात करने से उसकी हंसी आना बंद हो गई और वो गंभीरता के साथ बोला कि वो वापस हॉस्पिटल पहुंचे, बॉडी उसे वहीं मिल जाएगी। हॉस्पिटल में बॉडी होने की बात सुनकर अमन वहां से भागा और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और रिया के पास पहुंचकर बोला, बॉडी यहीं किसी मेडिकल वेस्ट रखने वाले रूम में रखी हुई है। अमन के इतना कहने पर रिया डॉक्टर की ओर मुड़ी और उतावलेपन के साथ डॉक्टर को देखते हुए बोली, कहाँ है मेडिकल वेस्ट रूम? रिया ने डॉक्टर से कमरे के बारे में पूछा तो वो थोड़ा सा सकपकाया, लेकिन धमकी देने पर उसने पता बता दिया। फिर वो दोनों डॉक्टर को लेकर उस कमरे में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसा लगा कि उन्हें उल्टी हो जाएगी। पूरा कमरा खून और बाकी गंदगियों से लिपटी हुई पट्टियों और रुइयों से भरा हुआ था। वहां का नजारा देखकर रिया का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर एक लाश पैक करने वाले कवर पर पड़ी, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां कोई लाश रखी हुई है। जब रिया ने उस कवर की चेन को खोला तो उसकी मानो आंखें डर के मारे बाहर आ गई थी और वो वहां से 2 कदम पीछे हट गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था रिया ने जिससे वो डर के पीछे हट गई थी? और कौन है सिद्धार्थ की बॉडी चुराने वाला शख्स? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।